स्क्वैश मैचेस को रेसलिंग के एक आम मैच की तरह माना जाता है। उनके बारे में सोचने समझने से पहले वो खत्म भी हो जाते हैं और उन्हें निश्चित तौर से लंबे समय तक यादगार बने रहने के लिए नहीं बनाया जाता है। सालों से टेलीविजन पे हजारों स्क्वैश मैचेस लड़े गए हैं और उनमें से ज्यादातर किसी को चोट पहुंचाने वाले नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन उनमें ये वाले मैचेस शामिल नहीं हैं। चाहे वो इसमें हिस्सा ले रहे रेसलर्स की वजह से हो या मैच की कहानी ही ऐसी हो या फिर इनका रिजल्ट हो, आगे बताए जाने वाले मुकाबले छोटे जरूर रहे होंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे शानदार थे। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 इनफेमस प्रो रेसलिंग स्क्वैश मैचेस। शुरू करते हैं। नंबर 10, रिक्रूट वर्सेस मार्क स्टार। जिन रेसलर्स को मैं किसी भी हाल में गुस्सा नहीं दिलाना चाहूंगा, उन रेसलर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे रिक्रूट। बड़े मसल से भरे, गुस्सैल और इस खेल की सबसे शानदार मूछें रखने वाले रैविशिंग रिक किसी भी लॉकर रूम के सबसे ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी थे। अब ये तो मुझे पक्के तौर से नहीं पता कि इंग्लिश जर्नीमैन मार्क स्टार ने रूट को 21 अप्रैल 1993 सैटरडे नाइट की टेपिंग्स पर उनके WCW इंटरनेशनल वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच से पहले भड़काने के लिए ऐसा क्या कर दिया था, लेकिन कुछ तो शुरुआत से ही गड़बड़ था। रूड ने घूर के अपने विरोधी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मार मार के स्टार के अंदर के जॉबर को हिला के रख दिया, अपनी खतरनाक क्लोथ लाइन और रिप्स तोड़ देने वाली लात से। क्योंकि स्टार ने इतनी सी गलती कर दी थी कि उन्होंने चैंप की किक को पकड़ लिया और उन्हें एक पैर पे लंगड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। स्टार ने फिर एक गलती करी जब उन्होंने पलटवार में थप्पड़ों की झड़ी लगा दी, जिसके जवाब में उन्हें जबड़े पे एक सीधा पंच मिला। वैसे देखा जाए तो ये काफी आम मुकाबला था जिसे रूड ने 4 मिनट के अंदर ही जीत लिया था, लेकिन दोबारा देखने पे आज भी इसमें कुछ तो गड़बड़ महसूस होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये रूड का सेकंड लास्ट मैच था, क्योंकि कुछ ही हफ्ते बाद जापान में उन्हें पीठ पर करियर खत्म कर देने वाली चोट आई। नंबर 9, डेविड सामार्टिनो वर्सेस रॉन शॉ। भले ही डेविड सामार्टिनो अपने दिग्गज पिता ब्रूनो सामार्टिनो जितने बड़े स्टार बनने से कोसों दूर रहे हों, फिर भी आप उम्मीद तो यही करेंगे कि वो रॉन शॉ जैसे चुटपुट रेसलर को हरा देंगे। क्यों? रॉन शॉ ने तो पक्का यही सोचा था जब दोनों आपस में भिड़े फिलाडेल्फिया स्पेक्ट्रम में 22 नवंबर 1985 को, और WWE मैनेजमेंट को भी यही लगा था। पर सामार्टिनो के ख्यालात कुछ और ही थे और उन्होंने सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया और फिर अपने विरोधी को जीतने दिया। उन्होंने पहले पिनफॉल से हारने की कोशिश करी, लेकिन ऐन वक्त पर शॉ ने उन्हें मैट से उठा लिया, जिस पर कमेंटेटर्स ने बात संभालते हुए कहा कि वो काफी घमंड दिखा रहे हैं। पर जब रॉन ने डेविड को बियर हग में जकड़ लिया तो उस महान स्टार के बेटे ने बहुत जल्द और बहुत साफ तौर पे सबमिट कर दिया। ऐसा करने से वहां मौजूद शॉ, रेफरी, रिंग अनाउंसर मेल फिलिप्स और अनाउंसर गेरिला मॉनसून सब चौंक गए। सालों बाद डेविड ने जानबूझ के मैच हारने की बात को मानते हुए बताया कि उन्होंने ऐसा विंस मैकमैन से बदला लेने के लिए किया था, जो डेविड के मुताबिक काफी घमंडी थे और उनके करियर के साथ राजनीति करके खिलवाड़ कर रहे थे। मैं तो बस इतना ही कह पाऊंगा भाई कि तुमने वाकई में विंस को आईना दिखा ही दिया। मुझे नहीं लगता कि विंस इस दुख से उभर पाए होंगे कि तुम रॉन शॉ से हार गए। नंबर 8, डैनियल ब्रायन वर्सेस शेमस। डैनियल ब्रायन और शेमस को तब जरूर बुरा लगा होगा जब उनके यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल लंबरजैक मैच को रेसलमेनिया 27 के प्री शो में डाल दिया गया। उससे ज्यादा बुरा ये था कि उन्हें मुश्किल से 4 मिनट का मुकाबला दिया गया और वो भी नो कॉन्टेस्ट के तहत खत्म कर दिया गया। शुक्र है कि उन्हें दोबारा मौका दिया गया 1 साल बाद मेन कार्ड पे मुकाबला करने का, जहां 2012 के रॉयल रंबल विनर शेमस ने चुनौती दी ब्रायन को उनके वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। लेकिन बजाय एक कड़क शुरुआती मैच के जिसकी हम सबको उम्मीद थी, डी ब्रायन ने अपना टाइटल द केल्टिक वॉरियर को कुछ ही सेकंड्स में सौंप दिया, बस एक ही ब्रॉक किक के बाद। और हाँ, एजेली का एक किस भी था। मेरे लिए एक अच्छी खबर, जिसने हमेशा से यही माना है कि किसिंग से सिर्फ बेड़ा गर्क ही होता है और कुछ नहीं। लेकिन डैनियल ब्रायन के लिए बुरी खबर, जिनका पहला टाइटल रेन विवादों के साथ खत्म हुआ। ये लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन गया और ये कहा जा सकता है कि यही वो चिंगारी थी जिसके बाद दर्शकों को जो जोरदार समर्थन मिला और उसी से द यस मूवमेंट का जन्म हुआ। लेकिन उस समय ये एक गंभीर फैसला था और इसकी वजह से इसे आज तक काफी बदनाम स्क्वैश मैचेस में गिना जाता है। नंबर 7, बिग वैन वेडर वर्सेस एंटोनियो इनोकी। न्यू जापान प्रो रेसलिंग के फाउंडर एंटोनियो इनोकी सिर्फ एक स्टार ही नहीं थे, बल्कि एक महान दिग्गज और रेसलिंग के एक पूरे इंस्टीट्यूशन भी थे। अपने देश के सबसे चहीते रेसलर्स में से एक इनोकी ने शायद ही कभी कोई मुकाबला हारा था। अगर वो कभी हारे भी तो आप शर्त लगा सकते हैं कि वो बिना लड़े या बिना किसी बड़ी चालाकी के नहीं हारे होंगे। बहरहाल उनके सामने एक पहाड़ जैसा मुकाबला था जब 12 दिसंबर 1987 को उनके सामने थे डेब्यू करते हुए बिग वैन वेडर। इनोकी ने अभी अभी रिकी चोशु को एक छोटे लेकिन दमदार मुकाबले में डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हराया ही था कि तभी द मेस्टरडॉन ने उन्हें चुनौती दे डाली। बिग वैन ने तो जैसे इनोकी को कच्चा ही चबा लिया
और एक तरफा मुकाबले में मात्र 2 मिनट और 49 सेकंड में इनोकी को इतने सालों में पहली बार पिन करके उनकी लंबे समय से चली आ रही जीत की स्ट्रीक को तोड़ दिया। हैरानी उस वक्त गुस्से में बदल गई जब घंटी बजने के बाद भी वेडर ने अपना हमला जारी रखा और जापानी दर्शकों ने विरोध में बवाल मचा दिया। पुलिस को पूरा 1 घंटा लगा हालात पर काबू पाने में और सुमो हॉल ने इसके लिए न्यू जापान को अपनी बिल्डिंग में प्रोग्राम चलाने से लगभग 2 साल के लिए बैन कर दिया। दूसरे पहलू से देखा जाए तो इस बड़ी जीत ने शुरुआत से ही वेडर को एक बड़े स्टार के तौर पे पक्का कर दिया और आगे चल के कई सालों तक वो प्रमोशन के लिए पैसा बनाने की मशीन बन गए। नंबर 6, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ज़ैक गोवन। ज़ैक गोवन पर उनके कंपनी में छोटे से मुश्किल करियर में WWE रोस्टर का हर एक सदस्य ही भारी था। एक पैर वाले और छोटी कद काठी वाले गोवन ने फिर भी प्रमोशन में अपने बहुत ही कम समय में कई जादुई उलटफेर किए और फिर वो जाके भिड़ गए ब्रॉक लेसनर से, या फिर यूं कहें कि ब्रॉक लेसनर उनसे भिड़ गए, उनके आर पार ही निकल गए। जब बदला लेने के लिए विंस मैकमैन ने बेचारे ज़ैक को 21 अगस्त 2003 के स्मैकडाउन एपिसोड में द नेक्स्ट बिग थिंग के खिलाफ बुक कर दिया। ब्रॉक लेसनर अभी नए नए हील बने थे और कुछ ही दिनों बाद समर स्लैम में उनका मुकाबला WWE चैंपियन कर्ट एंगल से होना था, तो WWE को पता था कि उनको इस दावेदार को मजबूती से पेश करना पड़ेगा। अपने होम टाउन में अपनी मां की रिंग साइड में मौजूदगी के साथ खेलते हुए गोविंद एक बलि के लिए लाए गए बकरे की तरह थे, जिन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें WWE के इतिहास के सबसे खतरनाक चेयर शॉट्स में से एक शामिल था। जिस तरह से गोविंद को पीटकर जमीन पर एक खून से सने मैट पर छोड़ दिया गया था, वो कई लोगों के लिए काफी अजीब था और उन्हें लगा कि लेसनर ने अपनी हद पार कर दी है। मजे की बात तो ये थी कि ब्रॉक डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से असल में वो मैच हार गए थे। हाँ सही है, भले ही गोविंद का बचा हुआ पैर भी कई टुकड़ों में टूट गया हो, लेकिन फिर भी उन्हें मॉरल विक्ट्री तो मिल ही गई, है ना। नंबर 5, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि किस तरह अपने विस्फोटक और जाने माने अंदाज में ब्रॉक लेसनर किसी को भी चुटकियों में मात दे देते हैं। हाँ, और बात यह भी है कि उन्हें घंटे के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते, फिर भी किसी और का उन पर हावी होना और भी ज्यादा चौंका देता है। जब ये अनाउंस किया गया कि गोल्डबर्ग 2016 की सर्वाइवर सीरीज में अपनी वापसी करेंगे और लेसनर से भिड़ेंगे, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उस मुकाबले से क्या उम्मीद करी जाए, क्योंकि इन दोनों ने 12 साल पहले रेसलमेनिया 20 में हुए अपने मैच में गंदगी मचा दी थी, जिसे कि द मैन का आखिरी WWE मैच माना जा रहा था। क्या अब ये दोनों पूरी ईमानदारी से एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे और हमें एक यादगार मुकाबला देंगे, जो ये इतने सालों पहले ग्रैंड स्टेज पे देने में नाकामयाब रहे थे? ना, शायद नहीं। एक धक्का, 2 स्पेयर और एक जैक हैमर के बाद पुराने WCW चैंपियन ने अपने पुराने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया, सिर्फ 86 तूफानी सेकंड में। हाँ, ये काफी शानदार था, लेकिन ये अचानक से हुआ और ये द बीस्ट इनकारनेट के लिए पहले कभी न मिली हार जैसी थी, जिन्हें इस मैच के पहले उनके 2.5 साल में काफी बचा के रखा गया था और उन्होंने बिना किसी मुश्किल के सारे खिलाड़ियों को हरा भी दिया था। नंबर 4, द स्काईस्क्रैपर्स वर्सेस एवलांच एंड माइक ब्लैकवेल। अगर पुराने जमाने में आप एक जॉबर हुआ करते थे तो आपका काम होता था रिंग में आना, असली स्टार से मार खाना और फिर अगले स्टार से मार खाने के लिए आगे बढ़ जाना। अगर आप इतने किस्मत वाले होते कि आपको दोबारा बुलाया जाता तो कोई सवाल जवाब नहीं, सब कुछ एकदम साफ। सुनने में कितना आसान है, लेकिन इन हारने वाले खिलाड़ियों की क्वालिटी काफी ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, बहुत बढ़िया से लेकर एकदम बेकार तक। जैसे कि माइक ब्लैकवेल, वो आदमी जिसने फैसला किया कि वो इन खिलाड़ियों की मार के दर्द नहीं दिखाएंगे। किसकी मार का? 1 मिनट मेरे नोट्स देख लूं। सिड विशियस और डैन स्पाइवी की मार का। स्काईस्क्रैपर्स के दोनों सदस्यों से आधे साइज का होने के बावजूद ब्लैकवेल ने सोचा कि ये उनके खुद के लिए काफी अच्छा रहेगा अगर वो उनके हमलों और मूव्स को बेअसर दिखा देंगे और मैट पे नीचे गिरते ही वापस उठ खड़े होंगे। नहीं, ये बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। मामले को अपने हाथों में लेते हुए सेट और डैन ने फैसला किया कि वो माइक की वाकई में धुलाई करेंगे। आखिरकार उनको लंबे समय तक मैट पे गिराए रखने और हराने के बाद खासकर स्पाइवी ब्लैकवेल पे असली मुक्के झाड़ने का मजा लेते दिखे। और गौर करने की बात तो ये है कि इसके बाद ब्लैकवेल जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गए। अब मैं ये इशारा नहीं कर रहा हूँ कि ब्लैकवेल को द स्काईस्क्रैपर्स ने मार दिया या कुछ, लेकिन हमारे प्यारे डैन ने ये जरूर बताया था कि बैक स्टेज पहुंचने पर ब्लैकवेल के लिए चीजें बद से बदतर हो गई थी। नंबर 3, द अल्टीमेट वॉरियर वर्सेस ट्रिपल एच।
WCW के मंडे नाइट वॉर्स के आगे बढ़ने से घबराए WWE ने अपने पुराने समय के सबसे बड़े लेकिन दिक्कतें पैदा करने वाले स्टार को रेसलमेनिया 12 से पहले याद किया। द अल्टीमेट वॉरियर संदिग्ध हालातों में पहले भी 2 बार WWE छोड़ चुके थे, लेकिन यहाँ एक वॉर चल रही थी भाई साहब, और स्टार पावर की सख्त जरूरत थी उस दुष्ट अरबपति टेड टर्नर को हराने के लिए। खैर, लगभग 4 साल बाद अपनी शानदार वापसी करते हुए वॉरियर अपना किरदार निभाने के लिए बिल्कुल तैयार और शारीरिक तौर से मजबूत नजर आए जब उन्होंने एक नौजवान खिलाड़ी हंटर हर्स्ट हेम्सली को बिना परेशानी के 1 मिनट और 39 सेकंड में हरा दिया। इससे कई लोगों में खलबली मच गई क्योंकि साफ तौर पे ट्रिपल एच काफी टैलेंटेड थे और जिम हेलविक उन दोनों के बीच एक कड़े मुकाबले के किसी भी सुझाव सुनने तक के लिए भी राजी नहीं थे। जहां तक उनका मानना था ये मैच सिर्फ उनके और उनकी वापसी के बारे में था, तो उसके लिए क्यों ना एक पेडिग्री को पूरी तरह से बेअसर दिखा के फिर बिना ज्यादा मेहनत किए मैच जीत लिया जाए। द गेम का गुस्सा शायद तब तक शांत भी नहीं हुआ था जब वॉरियर और WWE के रिश्तों में उम्मीद के मुताबिक बस कुछ ही महीनों के बाद खटास आ गई। नंबर 2, द रॉकर्स वर्सेस द जीनियस एंड चक ऑस्टिन। ये सोचकर भी हैरानी होती है कि दशकों पहले बिना ट्रेनिंग लिए रेसलर बनने के सपने देखने वाले खिलाड़ियों का भी ग्लोबल टेलीविजन में लड़ना आम बात थी। WWE को ऐसे चारे की लगातार जरूरत पड़ती थी जिनको उनके स्टार्स कच्चा चबा जाएं, और ऐसे में ना तो उनकी कोई जांच पड़ताल करी जाती थी और ना ही उनके कम अनुभव पे कोई सवाल उठाता था। ऐसा ही कुछ मामला था चक ऑस्टिन का, जिन्होंने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही किसी तरह WWE के अधिकारियों को मना लिया कि उन्हें WWE की 11 दिसंबर 1990 को टेम्पा फ्लोरिडा में होने वाली टेपिंग में परफॉर्म करने का मौका दें। लैनी द जीनियस पॉफो के साथ जोड़ी बनाकर द रॉकर्स के खिलाफ उतरे चक देखा जाए तो काफी अच्छे हाथों में थे क्योंकि उनके साथ 3 अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन ऑस्टिन ने मार्टी जेनेटी के रॉकर ड्रॉपर फिनिशर को सही तरह से नहीं लिया और सर के बल मैट से जा भिड़े, जिससे चोट लगते ही वो पैरालाइज हो गए। ऑस्टिन ने WWE की मालिकाना हक वाली कंपनी टाइटन स्पोर्ट्स पर कानूनी कार्रवाई कर दी, जिसके चलते आखिरकार उनकी तरफ से ऑस्टिन को 10 मिलियन और जेनेटी की तरफ से 1.5 मिलियन का भुगतान करना पड़ा। चक की इस दुर्घटना के बाद, जिसने उन्हें पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा दर्द और व्हीलचेयर में रहने को मजबूर कर दिया, WWE ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए हारने के लिए केवल उन खिलाड़ियों को नौकरी देना शुरू किया जिनका इतिहास सही रहा हो या फिर जिनके पास रिंग में रेसलिंग का काफी अच्छा अनुभव हो। वो टैग मैच कभी टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके कुछ हिस्से न्यूज में जरूर दिखाए गए इस घटना की खबर दिखाते हुए। नंबर 1, पेरी सैटर्न वर्सेस माइक बेल। माइक बेल WWE के लोगों के लिए एक जाना पहचाना नाम था, जिन्होंने कंपनी के लिए 1992 से लेकर 2003 तक दर्जनों स्क्वैश मैचेस में हिस्सा लिया था। उस समय में बेल लगभग सारे खिलाड़ियों के सामने हार चुके थे, फिर चाहे वो ब्रेट हार्ट हो, लेक्स ल्यूगर हो, बॉब हॉली हो या मेबल। हालांकि माइक के करियर का सबसे यादगार मैच हुआ पेरी सैटर्न के खिलाफ 7 मई 2001 की जैक टेपिंग के दौरान। मुकाबले की शुरुआती हाथापाई में तारे दिख जाने के बाद बिग पैस के मुताबिक उनका दिमाग लड़ो या मरो वाली सोच में चला गया और वो ताबड़तोड़ अपने ओपोनेंट पर बरस पड़े और फिर धक्का देके रस्सियों के बीच से उन्हें बाहर जमीन पर फेंक दिया। बेल अच्छी तरह से नहीं गिरे, पर सैटर्न को इससे 1 मिनट मिल गया अपना होश संभालने के लिए। पुराने यूरोपियन चैंपियन का सारा गुस्सा आखिर में बेचारे माइक को सीढ़ियों पे फेंक के निकल गया, जिसके बाद उन्होंने मैच को प्लान के मुताबिक खत्म कर दिया। जैसे ही सैटर्न मुकाबले के बाद बैक स्टेज पहुंचे, उन्हें जोरदार फटकार लगाई गई और सजा के तौर पे उन्हें भूलने की बीमारी वाले किरदार और घटिया सी मॉपी वाली कहानी दे दी गई। बहुत अच्छे।